हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन फाइन अकाउंट विद एडजस्टमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 8 से जो है उसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बेड डेट्स दे रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखी है आपको एक, उसमें दे रखा है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट, यानी पूरी ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस का एक पार्ट है, ठीक है ना। उसमें बेड डेट्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपको 1 अप्रैल को दे रखा है, ये आपका ओल्ड प्रोविजन है, और डिटेल्स आपको दे रखे हैं। कहता है फर्दर बेड डेट्स इतने हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपको बनाना है 5% ऑन डेटर, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है, वो है आपका 3%। ये दोनों चीजें आपकी। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन जो आप सॉल्व करें वो पहले बैलेंस शीट के अंदर सॉल्व करें। तो डेटर आपके 2 लाख, फर्दर बेड डेट्स है 2000, 5% एंड 3%। तो देखो 2 लाख के आपके डेटर हैं। सबसे पहले फर्दर बेड डेट्स 2000 लेस हो गया, बाकी बचा 1,98,000। उस पर सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनता है, दैट इज 5%। 1,98,000 का 5%, ये आपका लेस हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग बचा 1,88,100, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो इस 188 पे बनेगा, ना कि 198 पे बनेगा। रिमेनिंग पे बनता है हमेशा, इसलिए चेक कर लो 3% ऑफ 1,88,100 इसको लेस कर दीजिए। ये आपके रिमेनिंग डेटर जो हैं वो आपके बैलेंस शीट के अंदर आ जाएंगे। यानी ऑर्डर फिक्स है, पहले फर्दर बेड डेट्स, फिर न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, देन न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। P&L में दिखाने का ऑर्डर में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, वो तो वही है। 2 बेड डेट्स 3600 आपको दे रखे थे, एड फर्दर बेड डेट्स 2000 आपको दे रखा था, एड न्यू प्रोविजन अभी आपने निकाला 9900, और लेस ओल्ड प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा था। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये भी आपके लिए लॉस है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आपके लिए लॉस है, वो भी P&L अकाउंट की डेबिट साइड में जो है वो आपका आएगा। सही है, तो ये चीज है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8। उसके जस्ट बाद आपको सेल टैक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, सेल टैक्स कलेक्टेड एंड पेड। देखो कई बार, वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन है, फिर भी कई बार क्वेश्चन में सेल टैक्स कलेक्टेड दे रखा है। अब देखो ये बात अपन थ्योरेटिकली जानते हैं कि सेल टैक्स पेड जो है ना, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। यानी गवर्नमेंट लगा तो कस्टमर पे रही है, लेकिन वाया आपके कलेक्ट करती है, यानी कस्टमर आपको वो टैक्स देगा और आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। ठीक है, तो केस 1 है, अलग अलग कंडीशन है कि आपको सेल्स दे रखा है 5 लाख और सेल टैक्स पेड दे रखा है आपको 40,000। ठीक है, अब सेल टैक्स कलेक्टेड का है वो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू केस 1 आपको जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और आप यहां सेल लिखेंगे 5 लाख, तो ये मान लिया जाएगा कि सेल टैक्स कलेक्टेड इसके अंदर ही है। ये मान लिया जाएगा सेल टैक्स कलेक्टेड सेल के अंदर ही, क्योंकि सेल टैक्स कलेक्टेड अलग से दे नहीं रखा, तो ये मान लिया जाता है कि सेल टैक्स कलेक्टेड इसके अंदर है, तो सेल टैक्स पेड इसी में से लेस कर दिया जाएगा। सेल टैक्स पेड कितने रुपए? 40,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेल कितनी दिखाएंगे? 460, बिकॉज देयर इज ए अजम्पशन, ए लिख रहा हूं, एक अजम्पशन है कि सेल टैक्स कलेक्टेड जब अलग से नहीं दे रखा तो ये मान लेना है कि वो सेल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये आपका केस 1 है, इसीलिए इसका आंसर 460 दे रखा है। अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूं। केस 2 में आप देख रहे हैं कि सेल अलग से दे रखी है 5 लाख और सेल टैक्स कलेक्टेड अलग दे रखा है 60,000। ठीक है, सेल टैक्स पेड नहीं है। तो इस कंडीशन में हम देखें कि हाँ भाई अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है। ठीक है, तो केस 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? सेल आपको दे रखा है 5 लाख, तो इस बार जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहां पूरी सेल दिखाएंगे। कितनी? 5 लाख। आपके तो सेल टैक्स कलेक्टेड अलग से दे रखा है ना, अलग से दे रखा है तो इसका सेल के अंदर इंक्लूडेड तो है नहीं, वो तो अलग से दे रखा है, और क्रेडिट हुआ है तो सेल के अंदर तो है नहीं, वो अलग से है, तो इस बार सेल में से लेस कुछ नहीं करना। हाँ, सेल टैक्स कलेक्टेड है, क्रेडिट हुआ है, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी बन गया, और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो सेल टैक्स कलेक्टेड है 60,000 की लायबिलिटी आप दिखाएंगे। जब तक आप इसे पे नहीं करेंगे तो ये आपकी लायबिलिटी है, इसलिए केस 2 में ये यहां दिखाया जाएगा।
आगे चलें, केस 3। केस 3 की बात करें तो आपके सेल क्रेडिट में अलग से दे रखी है, सेल टैक्स कलेक्टेड अलग से दे रखा है। सेल टैक्स कलेक्टेड क्योंकि अलग से दे रखा है तो इसका मतलब वो सेपरेट ही है, उसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया गया है, वो सेल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। बस केस 1 में क्योंकि सेल टैक्स कलेक्टेड अलग से नहीं दे रखा था इसलिए एज्यूम कर लिया गया था कि वो क्रेडिट साइड में सेल के अंदर ही है। यहाँ ऐसा अजम्पशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अलग से दे रखा है। हाँ, सेल टैक्स पेड 40,000 है। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आप वहां सेल पूरी ही दिखाएंगे, कितने रुपए, 5 लाख। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे सेल टैक्स कलेक्टेड, वो तो है 60,000, यानी लायबिलिटी हमारी 60 है, लेकिन डेबिट में 40 लिखा है, यानी हमने सेल टैक्स पेड भी किया है और सेल टैक्स पेड हमने किया 40,000। तो 60,000 कलेक्ट किया था, 40,000 पे कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी कितने की बची, 20,000 की। क्या भाई 20,000 का जो टैक्स पब्लिक से कलेक्ट किया है उसमें से 20,000 का टैक्स अभी तक गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, सही है। तो 20,000 की अभी भी हमारी लायबिलिटी है। दिस इज आवर केस 3। केस 4 को वैसे क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कहना चाहता है कि मान लो सेल टैक्स कलेक्टेड सेपरेटली 60,000 है, लेकिन सेल टैक्स पेड उससे ज्यादा है, कितना है, 70। रेस्ट क्वेश्चन केस 3 है। बस ये दो कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने यहाँ सेल दिखाई है 5 लाख, अभी मैं इस पर वापस आऊंगा। देन बैलेंस शीट आपने बनाई है, बैलेंस शीट में आपका सेल टैक्स कलेक्टेड कितना है, 60,000 लेस सेल टैक्स पेड है 70,000। आपने दिखा है कि सेल टैक्स पेड जो है वो आपका है 70,000, लेकिन सर कलेक्ट ही 60 की है, तो मैं 70 कैसे लेस कर सकता हूं, तो चलो 60 तो लेस करूं, तो सेल टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी, 0। मैं कलेक्ट किया 60, पे कर दिया 60, तो लायबिलिटी क्या है, 0। पर हमने पेड तो 70 किया, 10 और पेड करना है, 10 और पे किया है। अब वो पे किया है तो इसका कलेक्ट तो किया ही होगा, और कलेक्ट जो किया है तो वो यहाँ तो है नहीं, तो इसका मतलब वो अज्यूम किया जाएगा कि वो सेल के अंदर इंक्लूडेड है, और वो सेल टैक्स पेड बाकी का 10,000 वो सेल में से लेस किया जाएगा, और सेल अब कितनी लिखी जाएगी, 4,90,000। क्योंकि 60,000 में से 60,000 तो यहाँ चला गया, 10,000 का सेल टैक्स पेड और है, ये मान लिया जाएगा कि वो सेल टैक्स जो है वो सेल टैक्स कलेक्टेड सेल के अंदर ही है, ये अज्यूम किया गया है, इसीलिए इसको सेल में से लेस कर दिया गया है। तो ये सेल टैक्स के 4 फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सही है। मतलब कुल मिलाकर ध्यान यही रखना है कि वो अलग से आपको दे रखा है या नहीं। जैसे अपन ने देखा कि केस 3 के अंदर सेल टैक्स कलेक्टेड अलग से दे रखा है, इसका मतलब सेल में शामिल नहीं है। यहाँ भी सेल टैक्स कलेक्टेड अलग से दे रखा है, इसका मतलब शामिल सेल के अंदर नहीं है। पर यहाँ सेल टैक्स कलेक्टेड अलग से नहीं दे रखा है तो एज्यूम कर लिया जाएगा कि सेल टैक्स कलेक्टेड ऑलरेडी सेल्स के अंदर है, सही है ना। आगे चलते हैं, आगे हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9, जिसमें 12 बैलेंस का टोटल है 6,18,200। इसमें एडजस्टमेंट वगैरह जो दे रखे हैं, राइट ऑफ 1,500 एज बैड डेट्स, ये जो आपको दे रखा है ये आपका है फर्दर बैड डेट्स। ये मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट में जो भी बैड डेट्स हमेशा दे रखे होते हैं वो हमेशा फर्दर बैड डेट्स होते हैं कि उनकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। और प्रोविजन आपको बनाना है 5% ऑन डेटर, उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है, कितना परसेंट, 2%। तो देखो डेटर है 81,500 बैलेंस शीट में, 1,500 के फर्दर बैड डेट्स पॉइंट नंबर 1 में दिए थे, उनको लेस कर दीजिए, नेट डेटर आ गए 80। अब इनसे पैसे मिलने की उम्मीद है, लेकिन इस पे भी आप पॉइंट नंबर 1 में लिख रहे हैं कि 5% का प्रोविजन बना लो, तो इस 80 पे 5% का प्रोविजन बना लो, 4,000। अब बच्चे 76, इनसे पैसे मिलेंगे लेकिन ये भी डिस्काउंट काट के देंगे, इसीलिए पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि प्रोवाइड करो कि मान लो कि डेटर पे 2% का डिस्काउंट है, तो 76 पे 2% डिस्काउंट 1,520, 1520 लग जाएगा। बाकी डेटर आपके बचे 74,480 के, सही है। और P&L के अंदर उसको दिखाने का ऑर्डर सेम है, बेड डेट्स तो है नहीं, ये फर्दर बेड डेट्स ही हैं आपके 1,500, एड न्यू प्रोविजन 4,000 लेस ओल्ड प्रोविजन, ये आपका ट्रीटमेंट यहाँ हो गया।
इसके अलावा बात करें डेप्रिसिएशन वगैरह तो इजी है, पहले भी आ चुके हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, रेंट इज पेएबल एट द रेट ऑफ 400 पर मंथ। रेंट 400 रुपये पर मंथ है, तो इस तरीके से 400 इंटू 12 साल भर का रेंट होना चाहिए 4800। सही है, लेकिन आपने रेंट पे कितना किया देखो जरा, आपने रेंट यहाँ पे किया है सिर्फ 4000 और होना कितना चाहिए 4800। तो इसका मतलब 800 का रेंट आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो ये मान लिया जाएगा कि 800 आउटस्टैंडिंग है, उसे ऐड किया जाएगा 4000 प्लस 800 दैट इज 4800। और जो 800 अभी तक आपने पे नहीं किया है, दिस इज नाउ योर लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी में चेक करो 800 रुपये का रेंट लायबिलिटी के तौर पर दिखाया गया है। सही है। इसके अलावा एक और अच्छा एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 5 के अंदर, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल से रिलेटेड है 1/3 कमीशन। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो कमीशन 7500 है, इसका 1/3 वो हम हटा देंगे रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस को और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनअर्न्ड कमीशन। क्या कहते हैं, अनअर्न्ड कमीशन। लेस कर दिया, बाकी बचा 5000, ये इस साल की इनकम है, लेकिन 2500 इस साल की इनकम नहीं है, आपको अभी से मिल गई है, इट इज रिसीव्ड इन एडवांस। ये रहा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज योर लायबिलिटी। सही है, तो ये इसमें कुछ अच्छे एडजस्टमेंट थे, बाकी एडजस्टमेंट तो आपके किए हुए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जिसकी ट्रायल बैलेंस का टोटल है 3,13,600। ठीक है, इसमें क्या अच्छे एडजस्टमेंट हैं। पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, उसका वैल्यूएशन 24 है, दैट इज नॉट ए न्यू थिंग। स्टेशनरी अनयूज, यानी कुछ स्टेशनरी हमने खरीदी थी लेकिन एंड में बच गई, ये भी क्लोजिंग स्टॉक ही एक तरीके का 250 का। तो हम देखेंगे स्टेशनरी 250 की बच गई है। तो जब आप P&L में स्टेशनरी का खर्चा दिखा रहे होंगे, ये देखिए P&L में आप यहाँ दिखा रहे हैं 2 प्रिंटिंग है स्टेशनरी, उसमें से 250 तो यूज ही नहीं है, जो यूज नहीं है उसको लेस कर दो, रिमेनिंग 750 आप यहाँ दिखा सकते हैं। हाँ, 250 जो यूज नहीं है वो तो बच गई तो आपकी एसेट है। एसेट है तो चेक करो 250 की स्टेशनरी, आप यहाँ एसेट्स में स्टेशनरी अनयूज के नाम से 250 दिखा रहे हैं, क्योंकि ये यूज ही नहीं हुई, खर्चा आपका कम हो गया। तो एक तो ये है। आगे चलें, बाकी के प्रोविजन आपको आते हैं। राइट ऑफ 800 एज बेड डेट्स दे रखा, तो ये फर्दर बेड डेट्स ही है। डेप्रिसिएशन आता है। इंश्योरेंस, हाँ अब देखो इंश्योरेंस पेड अप टू 30 जून, 30 जून तक का पेमेंट किया कर दिया इंश्योरेंस का। और मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस हमेशा 12 मंथ्स का होता है, तो ये 12 महीने का ही पे किया गया होगा। और आप अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च को, और आपने 31 मार्च 2012 को, और आपने प्रीमियम पे कर दिया, उसके भी अगले 3 महीने यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का ज़्यादा पे कर दिया। ठीक है, और इंश्योरेंस आप देख सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो आपको सबसे ऊपर ही ऊपर दे रखा है, इंश्योरेंस 2400। और ये 2400 जो है ये आपका 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 600। दिस इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस 600। और आप चेक कर सकते हैं P&L में ऊपर ही ऊपर इंश्योरेंस, उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस लेस हो रहा है, बाकी का 1800 दिखा रहे हैं। और प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट बन जाएगा, और आप एसेट में चेक कर सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपीज़ आपको दिखाए गए हैं। सही है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है, पॉइंट नंबर 7। A fire occurred on 25th March 2012 in the गोडाउन में आग लग गई, एंड स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 6000 वर डिस्ट्रॉयड, 6000 रुपये का माल जल गया। इट वॉज इंश्योर्ड, वैसे ये इंश्योर्ड था, बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जो एडमिट किया वो सिर्फ 4000 का था, यानी आग लगी, माल जला, नुकसान हुआ 6000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 4000 रुपीज ही कॉम्पनसेट करने को तैयार है। इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 के पॉइंट नंबर 7 के अंदर आपको कहा गया आग लग गई है, तो आग लग गई है तो उसकी एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, 6000 का माल आपका जल गया। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 6000। नाउ अब इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसा मांगेंगे, उसने कहा हम तो 4000 रुपये देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया 4000 से, वो आपके डेटर बन गए। 2000 रुपये वो आपको नहीं देंगे, दैट इज ए लॉस फॉर यू, इसके लिए आपको P&L को ही डेबिट करना पड़ेगा, ये आपके लिए लॉस है। 2 लॉस बाय फायर जो आपने डेबिट कर रखा था, उस लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर देंगे
6,000 रुपीज। इससे लॉस बाय फायर का अकाउंट क्लोज हो गया। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई 4,000 से और हमको नुकसान हो गया 2,000 का। और परचेज यानी गुड्स परचेज क्रेडिट हुई है, यानी गुड्स गई हैं। गुड्स गई कितने की है? 6,000 की। तो अपन पूरे को चेक करते हैं। देखिए, गुड्स गई है 6,000 की, इसीलिए चेक करो परचेज में से 6,000 लेस हुआ है। सही है। 2,000 इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी, दैट इज ए लॉस फॉर यू। इसलिए आप P&L में सेकंड लास्ट आइटम देखिए, टू लॉस बाय फायर 2,000। हाँ, 4,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपए से दे देगी, 2,000 तो नहीं देगी, वो तो लॉस है। 4,000 रुपए आपको दे देगी, वो 4,000 रुपए से आपकी डेटर बन गई। चेक करो एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम हम मांग रहे हैं, हमारे डेटर है वो आपसे 4,000 रुपीज। सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस कंपनी का, इसको ध्यान रखना। 3 जगह ये आपका आया है। सबसे पहले परचेज में से 6,000 रुपये लेस हुआ। नंबर 2, लॉस हुआ 2,000 रुपये का पीएन की डेबिट साइड में। नंबर 3, इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर है 4,000 रुपीज। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। इसमें एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दे रखा है, टोटल तो नहीं दे रखा। उसमें पॉइंट नंबर 1 में कहता है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012 वाज वैल्यू 25,000, यानी कॉस्ट प्राइस तो इसकी 25,000 है। इसकी रिलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट प्राइस जो है वो 32,000 है। तो रूल कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का रूल कहता है क्या, कि मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम हो, यानी 32 या 25 दोनों में से जो कम हो, तो 25 कम है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ लिया गया वो 25 ही लिया गया। ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। आगे लिखा है स्टॉक ऑफ 6,000 वॉज बर्न बाय फायर, आग लग गई, 6,000 का माल जल गया। एंड इट वॉज फुली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। और इंश्योरेंस कंपनी पूरे 6,000 रुपए देने को तैयार है। इसका मतलब को कोई लॉस नहीं हुआ, 6,000 रुपए का माल जल गया और इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपए देगी। तो आप चेक करो, परचेज में से 6,000 रुपए का माल जल गया, तो चेक करो लॉस बाय फायर 6,000 रुपए लेस किए और इंश्योरेंस कंपनी हमें 6,000 रुपए देगी। ये बात आप एसेट्स में, बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर है 6,000 रुपीज से। सही है। आगे चलें। गुड्स वर्थ रुपीज 1,800 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के तौर पे आपने 1,800 की गुड्स को बांटा है ना। तो ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो गया। इसकी एंट्री क्या होगी देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पॉइंट नंबर 3, आपने फ्री सैंपल बांटे तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और भी ट्रांजैक्शन, इसलिए थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, टू परचेज। और एडवर्टाइजमेंट कितना किया 1,800 का। आगे लिखा है गुड्स वर्थ रुपी 1,500 यूज फॉर पर्सनल पर्पस। उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना 1,500 टू परचेज। और गुड्स वर्थ रुपीज 500 वॉज गिवन अवे एज चैरिटी, तो चैरिटी आपका लॉस है, चैरिटी अकाउंट डेबिट 500। कुल मिलाकर 3,800 की गुड्स गई हैं, परचेज में से 3,800 लेस होंगे। तो चेक करो ये किस तरह से लेस हो रहे हैं। ये देखो, परचेज में से फ्री सैंपल लेस हुए हैं, ड्राइंग लेस हुई है, चैरिटी लेस हुई है, हो गए। और फ्री सैंपल 1,800 आपका नुकसान है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से यहाँ आ जाएगा। ड्राइंग्स 1,500 है जो कि कैपिटल में से आप लेस करेंगे। ये कैपिटल में से देखिए ड्राइंग्स 1,500 रुपीज़ आप लेस कर रहे हैं। और चैरिटी जो आपने दी है वो भी आपके लिए लॉस है, तो चेक करो यहाँ चैरिटी भी आपने 500 रुपी P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया है। सही है। और बाकी इसमें कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखें। ये बेसिकली जनरलिटीज का क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे एडजस्टमेंट एंट्री पूछी जाए। वैसे भी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया तो उसमें एंट्री जरूर दीजिएगा, पूछ लेते हैं आजकल। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की एंट्री, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री। तो प्रोविजन, बाकी सब एंट्री तो आपको आती हैं, मैं प्रोविजन की एंट्री बता देता हूँ। देखो, जब भी कोई प्रोविजन बनाते हैं, जब भी कोई प्रोविजन बनाते हैं, P&L अकाउंट डेबिट होता है। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और यहाँ भी नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। P&L अकाउंट हमेशा डेबिट होगा टू जिसका भी प्रोविजन बना रहे हैं, जैसे P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी ये चार्ज जो होगा ना वो P&L अकाउंट से ही होगा। बाकी ये सारी एंट्री आप जनरल के चैप्टर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, उनको आप वहाँ देख सकते हैं। सही है।
नेक्स्ट आपका आता है इलस्ट्रेशन नंबर 13 और इलस्ट्रेशन नंबर 13 में ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो आपका है 6,76,500। बेसिकली इसमें आप जो सीखेंगे वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट का फायदा आपको आने वाले कई ईयर्स तक मिलेगा और इसलिए अपन ने इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर्ड कर दिया। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन कर दिया। इस डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन कर दिया अपने खर्चे को। कैसे ही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो बात आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 के पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं। राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यानी ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप पीएनएल में 6,000 दिखा रहे हैं, केवल इसका 1/5 लिखा है क्वेश्चन, वो लिखा हुआ आएगा 5 ईयर में बांटना है या 3 ईयर में बांटना है। क्या केवल 5 ईयर में बांटना है तो 6,000 डिवाइड बाय 5 कर दिया, ये आपका आ गया 1200। तो 1200 इस साल का खर्चा है कि सर खर्चा तो 6,000 का हुआ था, फिर खर्चा हम 1200 मान रहे हैं, तो बाकी का 4800 का क्या खर्चा नहीं है? बाकी का 4800 अभी तक आपने खर्चा नहीं माना है, तो वो आपकी एक फिक्टिशियस एसेट बन जाएगा और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एसेट्स के नाम से, फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से आपका एसेट्स में दिखाया जाएगा 4800। 1200 आपने एक्सपेंस मान लिया डेबिट, बाकी का डेबिट एसेट्स है वो 4800 यहाँ दिखा दिया। अगले साल फिर 1200 आप एक्सपेंस मान लेंगे, बाकी का 3600 एसेट में दिखाएंगे। इस तरीके से ये एसेट 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी और 5 साल के बाद ये एसेट्स आपकी जीरो हो जाएगी। सही है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना। बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सही है। इसके अलावा sundry debtor included some an item of 2000 due from a customer who has become insolvent, यानी ये फर्दर बाय डेट्स हो गया एक तरीके से, है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना 5% ये आपको आता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15% रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर। रिसीवेबल का मतलब हो गया कि एक्रूड चल रहा है, मिलना बाकी है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट ये रहे 30,000 पे 15% कितना होता है 4500, ये आपके लिए एक्रूड इनकम है। तो चेक करो एक्रूड इनकम 4500, ये अभी मिलनी बाकी है, इट इज योर एसेट, इसीलिए एसेट में आप यहाँ दिखाएंगे 4500 एक्रूड इंटरेस्ट। सही है, तो ये आपको दिखाना है। और कोई इसमें अच्छा एडजस्टमेंट है नहीं। एक और है पॉइंट नंबर 6, एनुअल पेमेंट सैलरी का 43,200। और ऊपर अगर आप देखेंगे कि सैलरी आपने पेड कितनी की है, देखो सैलरी दे रखी, सैलरी आपने पे कितनी की है 36,000 पे किए, और जबकि एनुअली होना चाहिए 43,200, यानी आपने पेमेंट कम किया है। ये देखो सैलरी का पेमेंट होना चाहिए 43,200, आपने पेमेंट किया पेमेंट में 36, तो बाकी के 7200 जो कि बैलेंसिंग फिगर में निकले हैं वो आपके आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे। कि हमको पेमेंट 43,200 का करना था, आपने पेमेंट सिर्फ 36,000 का किया, दैट्स वाई 7200 आपका आउटस्टैंडिंग है, और इसीलिए ये लायबिलिटीज में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी 7200 के नाम से आएंगे। सेम रेंट का है 2400 एनुअल है, और आपने रेंट का पेमेंट किया सिर्फ 2200 2200, जो कि पेमेंट करना था 2400, दैट्स वाई 200 बैलेंसिंग फिगर में आउटस्टैंडिंग है, और ये आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लायबिलिटी साइड के अंदर शो किए जाएंगे। सही है, तो इस तरह से काफी अच्छे एडजस्टमेंट है। इन सभी को आप लिख के करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।